गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से बैच परिश्रम में। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। तो आज वो दिन आ गया भैया। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड बुक आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत ही प्यारा बेहतरीन सा चैप्टर है। पिछला अभी तक पिछले 3-4 महीने में शुरू से लेके अभी तक आप लोग चार्ज, करंट, मैग्नेटिज्म, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इन्हीं सब चीजों में हम लोग उलझे हुए थे। और आज से मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग एकदम फ्रेश चीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पुरानी चीजों में कोई कनेक्शन नहीं है ना। आज से हम लोग अब चार्ज से थोड़ा सा मुक्ति पा जाएंगे, मैग्नेटिज्म से थोड़ी सी मुक्ति पा जाएंगे, और एकदम नई वैरायटी की चीज आज से स्टार्ट होगी भाई। हरे कृष्णा बेटा। मैं एकदम बेटा ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। राम राम भाई, राम राम। थैंक यू बेटा रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी ऑफ योर न्यू बुक? पहली वाली बुक हम लोग बिल्कुल बिंदास तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, फुल ऑन डिटेल में एक एक चीज, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग ने फर्स्ट बुक को एकदम कायदे से कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना बुक 2। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे, आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर योर न्यू बुक? एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे भैया, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, है ना। हाँ, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं और एकदम बिंदास पढ़ाएंगे। जैसे अभी तक पढ़ाते आए हैं ऐसे ही पढ़ाएंगे, है ना। राइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। कुछ स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स के बारे में। मिरर का फॉर्मूला भैया डिराइव करेंगे, और कुछ बढ़िया प्यारे से क्वेश्चंस को भी हम लोग करने वाले हैं। राइट है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा ये रहा नया यूनिट, और इस यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब है बेटा स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट के बारे में पढ़ना, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, लाइट से जुड़े हुए फेनोमेनास के बारे में पढ़ना, यही कहलाता है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में दो पार्ट में है। सबसे पहला है रे ऑप्टिक्स, और बेटा दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। मैं आपको बताऊं, लाइट जो होता है उसके पास डुअल नेचर है। लाइट दो तरह के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहला जो लाइट का नेचर है मेरे प्यारे बच्चों, वो पार्टिकल नेचर है। लाइट का सबसे पहला नेचर कौन सा है? पार्टिकल नेचर। इससे हमें यह पता चलता है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स। लाइट जो है वो फोटॉन्स से मिल करके बने होते हैं, ये इसका मतलब है पार्टिकल नेचर। और ये जो फोटॉन्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। फोटॉन्स ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन with the velocity of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो फोटॉन्स जो होते हैं वो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे वैक्यूम में। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा डुअल नेचर का, जो अगला जो नेचर है लाइट का, दैट इज वेव नेचर। यानी कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है, इसके पास वेव वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो लाइट सर कौन सा वेव है? हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब यही है कि जब लाइट प्रोपगेट करती है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा होता है। और ट्रांसवर्स कहने का मतलब यह है कि अगर लाइट हमारा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो वाई डायरेक्शन में अगर मैं मान रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। या फिर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मान रहा हूं वाई डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो जाएगा जेड डायरेक्शन में। राइट, वेव एक्स में हो गया, लाइट वेव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वाई डायरेक्शन में अगर मान रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं प्यारे बच्चों, तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यही है ट्रांसवर्स नेचर। राइट, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। दिस इज ट्रांसवर्स नेचर यानी कि परपेंडिकुलर। तो भाई लाइट का डुअल नेचर हो गया, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, लाइट हमारा वेव की तरह भी बिहेव करता है। पार्टिकल्स का मतलब लाइट कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। और वेव पार्टिकल, वेव नेचर का मतलब यह हो गया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, यानी परपेंडिकुलरली इस तरीके से फ्लो कर रही होती है। ठीक है, और वेव कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे पास कई सारे फेनोमेनाज हैं। जैसे सबसे पहला बेटा फेनोमेना जो वेव कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके साथ ही साथ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसे बहुत सारे बेटा फेनोमेनाज हैं जो लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर क्या लाइट के पार्टिकल नेचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई फेनोमेना है? यस, बिल्कुल है। लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, अभी मॉडर्न फिजिक्स जैसे ही स्टार्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि लाइट, जब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है, फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। राइट, सो हम लोग लाइट जो पढ़ने वाले हैं उसके पास डबल कैरेक्टर है, डुअल नेचर होता है। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा, वो बेटा वेव की तरह भी बिहेव कर रहा होगा। तो आई होप आपको ये बेसिक तो समझ में आया होगा भैया, बेसिक समझ में आया होगा। जब मैं बोलूं कि बेटा पार्टिकल नेचर है तो उसका मतलब क्या है? फोटॉन्स। जब मैं बोलूं वेव नेचर है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर ट्रांसवर्स वेव है। ठीक, और ये चार फेनोमेना हमारे पास हैं जो कि इसके वेव नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे सिलेबस में। इसके अलावा पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी होता है जो कि वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी फिलहाल, सीबीएसई के सिलेबस में वो अभी फिलहाल नहीं है, तो उसकी बात मैं आपसे यहां पर नहीं कर रहा हूं। राइट, तो यहां पर देखो यही सब चीजें लिखा हुआ है। इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक, सब्जेक्ट ऑफ द ऑप्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स एंड अदर वन इज वेव ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या? सभी लोगों को इतनी बात एकदम चकाचक क्लियर है भाई? हाँ, चकाचक क्लियर है क्या?
ठीक है। हाँ भाई, सही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लाइट के जो दो मेन फेनोमेनाज जो हम लोग को रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, समझना है, आइए उसकी बात करते हैं। ठीक है। बच्चे डाउट में आ गए हैं, कह रहे हैं सर डाउट देख लो। सर शॉर्ट नोट। अरे यार, शॉर्ट नोट मुझे लेकर के आना था। एक बच्चे ने मुझे इवन पर्सनली मैसेज तक किया था इंस्टाग्राम ठीक में है। कि सर ले आना। एक हाँ भाई, कहा भी था, हाँ सही भाई है। ले आएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लेकिन रह लोग, गया और यार। लाइट के जो दो मेन फेनोमेनाज जो हम लोग को रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, समझना है, आइए उसकी बात करते हैं। मैं ले आऊंगा बेटा, अगली क्लास में 100% ले आऊंगा। आज मैं भूल गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में 100%। सर लाइट का पार्टिकल नेचर समझ में आया, फोटोन क्या है? खुशी बेटा अभी उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, एकदम डिटेल में बात करेंगे। ठीक। हाँ, चलिए मेरी बात को अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो, लाइट के पार्टिकल नेचर का मतलब लाइट बहुत ही छोटे पार्टिकल से कंपोज्ड होता है, जिसका नाम होता है फोटॉन्स। हर एक फोटॉन को हम लोग एनर्जी पैकेट भी कहते हैं। फोटॉन्स को एनर्जी पैकेट भी कहा जाता है। फोटॉन्स को एनर्जी पैकेट्स भी कहा जाता है। हर एक फोटॉन की बेटा एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर। जहां पर ये जो एच है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कल हम लोगों ने यूज भी किया था। एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, और का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। राइट। अभी भी डबल आवाज आ रहा है क्या बेटा? अभी सही है? स्नेहा ने बिल्कुल सही कहा है, मेरी जो वॉइस है उसमें भी डुअल नेचर आ गया है। डुअल नेचर हो गया है भाई। अभी बताओ, अभी सही है? जल्दी बता दो यार, अभी सही है कि नहीं? हाँ, अब ठीक है। ठीक है, चलिए सही है। तो इसकी बात करेंगे, परेशान मत हो। मॉडर्न फिजिक्स अभी जब आप पढ़ोगे ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वहां पर हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में खूब डिटेल में पढ़ने वाले। राइट। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत सिंपल है, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप सभी। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे when it is incident any shiny surface is called reflection। भैया लाइट के रिफ्लेक्शन का मतलब बहुत सिंपल है, क्लास 10th से हम सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। वो ये है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन एनी स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। है ना, कोई भी सरफेस हो, शाइनी सरफेस हो, वहां से जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है ना, बाउंस बैक हो जाती है। जैसे यहां से लाइट रे आए और टकरा के वापस चली जाए, है ना, तो हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। ठीक है। हाँ, रिटर्निंग ऑफ द लाइट रे इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी सरफेस। ये भी बेटा बिल्कुल सही है अंजलि। जनरली रिफ्लेक्शन का काम किसी भी मिरर से होता है। तो लेट अस सपोज ये हम लोग एक मिरर बना रहे हैं।
एंड दिस इज प्लेन मिरर। मिरर की सरफेस पर जो परपेंडिकुलर होता है, इस परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहा जाता है। मिरर की सरफेस पर जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल कहते हैं, एज नॉर्मल। नॉर्मल का डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। वॉइस का इशू आ रहा है क्या? मैं चेक कर ले रहा हूं भाई। सही तो आ रहा है यार, है? एकदम सही आ रहा है टाइम पास कर रहे हो नालायकों। तो किसी भी प्लेन मिरर की परपेंडिकुलर जो लाइन होती है बेटा, इसको नॉर्मल बोलते हैं। एंड ये कोई, देखो लाइट रे आई है, ये इस पॉइंट पर आई है, तो ये आने वाली लाइट रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। इज इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आती है, इस वाले पॉइंट को नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को नाम क्या दिया जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर लाइट रे आई है और यहां से लाइट रे बाउंस बैक कर गई, वापस चली गई। ये इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, राइट। नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन का एंगल है। ये एंगल आई है, ये आपका एंगल आर है, ये इंसिडेंट रे आई है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और जो परपेंडिकुलर होता है इसको नॉर्मल बोलते हैं। जिस पॉइंट पर लाइट रे आई है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नाम दिया जाता है, राइट। रिफ्लेक्शन जब भी बेटा हो रहा होता है, यहां पर दो लॉज काम करते हैं, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं बात आपसे कर रहा हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात आपसे कर रहा हूं। तो दो लॉज हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन के, ये सब आप लोग जानते होंगे। सबसे पहला बेटा नियम होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane। ये सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीन के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। दूसरा जो होता है ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाता है। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। एंगल आई, दिस एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, आई थिंक आप सभी को पता होगा, इसमें
ये ऐसी नई चीज नहीं है जो आपको आज पहली बार बताई जा रही हो, ये सब आप सबको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, कोई भी मिरर बनाने का तरीका बेटा सिंपल सा है। एक आप ग्लास प्लेट ले लीजिए, ठीक है, ग्लास प्लेट ले लीजिए, और उसकी एक तरफ अगर हम लोग सिल्वरिंग कर देंगे, ठीक है, एक तरफ अगर सिल्वरिंग कर देंगे, कायदे से सिल्वर का अगर एक कोट लगा देंगे आप पीछे की तरफ, इधर की तरफ अगर आपने सिल्वरिंग कर दिया है, तो जो ये वाला जो सरफेस है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जिस तरफ आप सिल्वरिंग करेंगे उसके अपोजिट वाला जो सरफेस है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो इधर से लाइट रे आएगी, टकरा करके लाइट रे वापस चली जाएगी। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई थिंक आप सबको पता होगा। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, दैट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के प्यारे बच्चों दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अदर वन इज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दो तरह का बेटा रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई इस तरह का सरफेस है, क्या प्लेन सरफेस है, और कोई मान लीजिए पैरेलल लाइट रेज आई थी, दैट मींस इंसिडेंट लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच। एक लाइट रे ये आई है, दूसरी लाइट रे इसी के जस्ट पैरेलल ये वाली आई है। लाइट रेज देखो आपस में बेटा पैरेलल हैं, बोथ आर पैरेलल टू अदर, राइट। दैट मींस इंसिडेंट लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर यहां पर हमें रिफ्लेक्शन कराना है, अगर रिफ्लेक्शन यहां पर होना है, तो ऑब्वियस है हमें नॉर्मल पता होना चाहिए। नॉर्मल जो है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो हमने दोनों पॉइंट्स पर इस तरीके से देखो नॉर्मल बना दिए। ये पहला वाला नॉर्मल है, इट इज n1, और ये दूसरा वाला नॉर्मल है n2। ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट हमारा। नॉर्मल का डेफिनेशन सिंपल है कि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब इंसिडेंट लाइट रेज आ चुकी हैं, तो ऑब्वियस है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी हों, तो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये देखो पहली रिफ्लेक्टेड रे है, और ये देखिए दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। यहां पर ऑब्जर्वेशन हमारा ये कहता है कि इंसिडेंट लाइट रेज आपस में पैरेलल थी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी आपस में पैरेलल हैं। इंसिडेंट रेज पैरेलल थी, रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे आर ऑल्सो पैरेलल। यानी अगर कभी भी ऐसी कंडीशन बने कि पैरेलल लाइट रेज आए और मिरर से टकराकर पैरेलल ही चली जाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपको किसी स्मूथ सरफेस से देखने को मिलेगा, जैसे कोई प्लेन मिरर, ठीक है, किसी प्लेन मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। कार के शीशे पे जो आप देखते हो, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि सरफेस वहां पर कैसा है, स्मूथ सरफेस है। दिस सरफेस इज स्मूथ। कारण क्या है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि n1 नॉर्मल जो है वो n2 वाले नॉर्मल के पैरेलल है, दोनों नॉर्मल्स एक दूसरे के पैरेलल है, ये यहां पर मेन कारण है इसका। n1 इज पैरेलल टू n2, दिस इज द मेन रीजन। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस बार जो सरफेस है मिरर का, वो सरफेस हमारा कुछ रफ सरफेस, मिरर का जो सरफेस है मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसा सरफेस है इस बार, दैट इज रफ सरफेस। ठीक है, और लेट अस सपोज आने वाली जो लाइट रेज है आपस में अगेन पैरेलल है,
एक लाइट रे ये आई है और दूसरी लाइट रे ये गिरी है, ठीक। बोथ लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस अगेन वी कैन राइट हियर इंसिडेंट लाइट रेज आपस में कैसी हैं भैया, पैरेलल है। यहां पर हम लोग फिर से लिखेंगे कि भाई इंसिडेंट लाइट रेज हमारी पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं, राइट। इंसिडेंट लाइट रेज आर अगेन पैरेलल टू ईच। अब फिर से अगर हमें रिफ्लेक्शन कराना है तो भाई साहब नॉर्मल के बारे में पता होना चाहिए। देखो इस जगह पर, इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल देखोगे तो नॉर्मल का डेफिनेशन तो सिंपल है भाई, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस जगह पर सरफेस ऐसा था बेटा, सरफेस ऐसा था। ऐसी सरफेस के लिए जो परपेंडिकुलर है वो तो कुछ ऐसा ही होगा जैसा मैंने बनाया है, लाइक दिस इज N1, ठीक। और यहां पर आप लोग अगर देखेंगे तो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा कि यहां का सरफेस ऐसा था, ये इधर ऐसा सरफेस, इस पे परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके का है। दिस इज नॉर्मल N2, राइट। वो तो रिफ्लेक्शन ही रहा है, इसलिए आप लोग सिंपली यहां पे क्या बोलेंगे कि भाई एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस वन इज हियर रिफ्लेक्टेड। ये इंसिडेंट रेज थी जबकि ये वाली हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है। इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल थी लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज चेक कर लो आपस में पैरेलल नहीं है, दे आर नॉन पैरेलल या नॉट पैरेलल आप लिख सकते हैं। रीजन क्या है, N1 इज नॉट पैरेलल टू N2। N1 जो है वो N2 के पैरेलल बेटा नहीं होता है अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए या हार्ट स्पैम करके बता दीजिए क्या आपको मेरी पूरी बात क्लियरली समझ में आ गई है। पैरेलल लाइट रेज आए और मिरर से टकराकर पैरेलल ही चली जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पैरेलल लाइट रेज आए लेकिन पैरेलल ना जाएं तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। फटाफट बता दो बेटा सब लोग, बात अगर एकदम सही है तो भैया आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, एकदम सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी अभी तक टफ बात मैंने आपसे नहीं किया है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटा बहता हुआ पानी है, रिवर का वाटर है, तो रिवर के वाटर में आपको किस तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। रिवर के वाटर में किस तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, फटाफट बता दो। रिवर वाटर में, रिवर वाटर में किस तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, इरेगुलर, यस, क्योंकि वो फ्लोइंग वाटर है, तो फ्लोइंग वाटर में आपको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा होता है, ठीक। जब भी बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना तो सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही जगह पर जा रही होती है, इसलिए काफी ब्राइट काफी क्लियर इमेज बनती है। लेकिन जब भी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की बात करें तो अब कोई लाइट रे इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई ऐसे जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, तो ऐसे में सारी लाइट रे एक जगह पर नहीं जाती है, इसलिए ब्राइट इमेज फॉर्म नहीं होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट है। चलिए फिलहाल इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, आइए मैं आपको रे डायग्राम सिखाता हूं कि किसी भी प्लेन मिरर के थ्रू आखिर इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कैसे कर रहे होते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, क्लास 10th में बेटा ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, ये प्लेन मिरर है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा,
ठीक, हम लोग चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज इसके थ्रू हम बना लें। ठीक है, देखो इमेज को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज या 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रेज चाहिए होती है। रिफ्रैक्शन का काम तो लेंस में होगा, तो वो बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं, यानी कि मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज हमें चाहिए अगर इमेज फॉर्म करनी है तो। राइट, तो पहली वो मैं मान ले रहा हूं कि पहली लाइट रे ऐसे निकल रही है जो कि मिरर पे परपेंडिकुलरली जा रही है, और जो भी लाइट रे मिरर पे परपेंडिकुलर आती है वो सीधे सीधे एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाती है। राइट, दूसरी लाइट रे मेरे प्यारे बच्चों मैं किसी एक एंगल पर इस तरीके से लेकर जा रहा हूं। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। राइट, और ये हमारी जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। यहाँ पर एंगल आई है, ये एंगल आर है, और एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, हम सबको पता है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है। हम सबको पता है लेफ्ट साइड में ये दोनों रेस कभी भी मिलने वाली नहीं है। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज सच में किसी पॉइंट पर मिल जाए, रियलिटी में अगर मिल जाए, तो वहां पे रियल इमेज फॉर्म होती। और अगर इनको हमें जबरदस्ती पीछे बढ़ाकर मिलाना पड़े, वहां पर बेटा हमेशा वर्चुअल इमेज क्रिएट होती। आप क्या करेंगे, आप इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहां कहीं पर जाकर के ये दोनों मिलेंगी, तो यहां पर एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो जाएगी। राइट, ये हमारा एक रियल ऑब्जेक्ट था, वॉज अ रियल ऑब्जेक्ट, बट इसकी जो इमेज मेरे प्यारे बच्चों बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बन। इस इमेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो ये एक वर्चुअल इमेज है, ये एक वर्चुअल इमेज है। दूसरी बात, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर ये इमेज भी। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है, और इमेज की डिस्टेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू के बराबर है, बराबर दूरी पर ये इमेज फॉर्म हो गई है। राइट, और बिहाइंड द मिरर है, ये हम सबको दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि दिस इमेज इज बिहाइंड द मिरर। राइट, ठीक है सर। एक केस बेटा और लेते हैं, अगेन ये प्लेन मिरर है। इस बार प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट एक लीनियर ऑब्जेक्ट है। दैट ऑब्जेक्ट इज दिस, ए बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ए बी ऑब्जेक्ट की हमें इमेज फॉर्म करनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसके पॉइंट ए की इमेज फॉर्म करवाएंगे, और पॉइंट बी की भी इमेज हम फॉर्म करवाएंगे। ठीक है, और उसके थ्रू हमें ए बी की इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तरीका सिंपल है वही वाला, पैरेलल लाइट रे हम ले गए, यानी कि इसके परपेंडिकुलर ले गए ऐसे। ठीक, रिफ्लेक्ट हो गई। एक लाइट रे को मैं ऐसे ले गया हूं, इस तरीके से, मेकिंग सम एंगल आई विद द मिरर। तो ये वाली लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट हो गई है, जस्ट रिफ्लेक्टेड बैक, दिस एंगल इज आर। ये आई था, ये हमारा आर है। इसको हमने पीछे बढ़ाया, इसको भी हम लोग पीछे बढ़ा रहे हैं, और यहां कहीं पर इसकी एक इमेज फॉर्म हो गई। लेट अस सपोज दैट पॉइंट इज ए डैश। राइट, ए पॉइंट की इमेज बन गई ए डैश पर। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम बी पर लगाएंगे, यहां से लाइट रे ले गए, रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। ठीक है, ये कोई हम लाइट रे ले गए हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अगेन दिस इज एंगल आई, फिर से हम इसको रिफ्लेक्ट करा देंगे, दिस इज एंगल आर। फिर से बेटा इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, और इसको भी हम लोग जो है वो पीछे ले जाकर के कहीं पर मिलेगा। तो ए पॉइंट की इमेज फॉर्म हो गई है ए डैश पर, बी पॉइंट की इमेज फॉर्म हो गई है बी डैश पर। ए डैश और बी डैश को जब हमने मिलाया, तो पता चला कि भाई ए डैश और बी डैश तो जस्ट एक दूसरे के मतलब सेम लाइन पर है ना, इसके जस्ट नीचे ये है। तो अब इस इमेज की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात आपको बताऊं, इस इमेज की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात बताऊं, यस,
इस इमेज की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात आपको बताऊं तो सबसे पहला ये वाली जो इमेज है बेटा, ये भी हमारी वर्चुअल इमेज है। दिस इमेज इज अगेन वर्चुअल इमेज। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर है। तीसरी बात, बिहाइंड मिरर है, बिहाइंड मिरर है, मिरर के पीछे है। चौथी बात, इस बार जो इमेज है वो सेम साइज की इमेज है। जितना बड़ा बेटा ऑब्जेक्ट था, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की थी एचओ, बिल्कुल उतनी ही हाइट यहां पर इमेज की है, यानी कि सेम साइज की इमेज है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज आपस में कैसी है, इक्वल है, राइट। और पांचवी प्रॉपर्टी है कि दिस इमेज इज लेटरली इनवर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड दिखाई पड़ रहा होगा, और ऑब्जेक्ट का राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड दिखाई पड़ रहा होगा। उल्टा हो जाता है, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, राइट। एम्बुलेंस में आपने जनरली देखा होगा, एम्बुलेंस में फ्रंट पे जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। रीजन उसका यही है कि भाई आगे जाने वाली जो गाड़ी होगी वो कार अपने जब मिरर में देखेगी, क्योंकि अंदर जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर है, उस मिरर में जब वो ऑब्जेक्ट देखेगा भैया तो उसको इमेज लेटरली इन्वर्टेड दिखाई पड़ी होगी। तो एम्बुलेंस जब उल्टा लिखा होगा तब उसको यहाँ सीधा दिखेगा, और अगर गाड़ी पे हमने एम्बुलेंस पर हमने सीधा लिख दिया तो उसको यहाँ पे उल्टा दिखाई पड़ेगा। क्या ये बात आप सभी को याद आ रही है? ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। किसी भी प्लेन मिरर के थ्रू इमेज, बोलो, समझ में आ रही है सभी को? फटाफट बता दीजिए। ये सब एकदम बहुआ छाप है, एकदम आसान सी चीज है, सब आपको पता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। लेकिन मैं पढ़ा सब कुछ रहा हूं, मतलब भले आपको पता हो लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, है ना। एकदम जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे, कहीं कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पे हो सकता है ऐसा लगेगा यार ये चीज मेरे को पता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हर चीज समझ लो, थोड़ा एक बार रिवाइज हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप सेफ साइड रहेंगे, ठीक है। चलिए आज कई चीजें कंप्लीट करनी है हम लोग को, तो अगली चीज पे बढ़ते हैं। अगली चीज है स्फेरिकल मिरर्स। तो हम सभी को स्फेरिकल मिरर में बनाने का तरीका आपको सिखा रहा हूं। तरीका ये है भैया, एक आप ग्लास का स्फीयर लीजिए, इस तरीके का ग्लास का स्फीयर ले लो, और इस स्फीयर को दो जगह से ऐसे कट करो, इस तरीके से दो जगह से आप उसको कट करो, ठीक। अगर आपने इधर की तरफ सिल्वरिंग कर दिया, इधर की तरफ अगर आपने सिल्वरिंग कर दिया, ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस है, ये जो फ्रंट सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। बेटा इसको नाम दिया गया कॉनकेव सर, कॉनकेव मिरर बन गया, राइट। और अगर मैंने इधर की तरफ सिल्वरिंग किया, ठीक, तो ये वाला जो सरफेस है इस बार ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया, सरफेस का नाम दिया गया कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर बेटा वो स्फीयर्स होते हैं, वो मिरर्स होते हैं जिनको हम लोग किसी एक ग्लास स्फीयर से बनाते हैं, राइट। ये ग्लास का स्फीयर था, इट वॉज अ सिंपल ग्लास ट्रांसपेरेंट, ग्लास का स्फीयर था, कट किया हमने, ये कॉनकेव मिरर बन गया, और इधर वाला जो पोर्शन है उसके थ्रू हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ये दोनों मिरर्स जो हैं हमारे वो स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। ये देखो अलग से भी मैं बना के दिखा दे रहा हूं, ये वाला जो मिरर है तुम्हारा कॉनकेव मिरर कहलाता है, दिस मिरर इज सिंपली कॉनकेव मिरर। और ये वाला जो मिरर है बेटा वाला कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, ठीक। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि एक ग्लास स्फीयर का पार्ट होते हैं, ग्लास स्फीयर से कट करके बनते हैं, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन पर आ जाओ। जिस ग्लास स्फीयर से
इन मिरर्स को काट कर बनाया गया है, उस ग्लास स्फीयर का ये जो सेंटर है, ये सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहली छोटी सी डेफिनेशन क्या है, इस ओ पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। का नाम क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट ऑफ। जिस स्फीयर से मिरर को काटकर बनाया गया है, उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक, ये जो मिरर है बेटा, ये मिरर की शुरुआत देखो एम पॉइंट से हुई है, यहां से लेकर के इस पॉइंट एम डैश तक ये मिरर है। तो एम से लेकर एम डैश को अगर मैं ऐसे सीधे सीधे जोड़ दूं, ये कहलाता है अपर्चर। एम एम डैश को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन बेटा क्या कहलाती है, अपर्चर। ये लाइन क्या कहलाती है, अपर्चर, राइट। एम और एम डैश को जोड़ने वाली लाइन है वो अपर्चर कहलाती है। बुक में देखोगे तो लिखा मिलेगा डायमीटर ऑफ दिस मिरर। सेंस समझना है ना, जो बाउंड्रीज हैं, ये एम और एम डैश इसकी तो बाउंड्री है, एक्सट्रीम पॉइंट्स है, उनको मिलाने वाली ये जो लाइन है, इसी को बोल दे रहे हैं कि ये हमारा अपर्चर होता है। कायदे से इसको बोला जाता है लीनियर अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर अपर्चर, इज लीनियर अपर्चर, राइट, लीनियर अपर्चर। और देखो, और देखो, और देखना, ध्यान से देखना, इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, सेंटर से ज्वाइन, ये जो एंगल बेटे फॉर्म हुआ, इस एंगल को कहा जाता है एंगुलर अपर्चर। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर। इट इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर, राइट। एक्सट्रीम एंड्स को मिला दो तो लीनियर अपर्चर, और उनका एंगल अगर सेंटर पे ले लो, यानी कि मिरर अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, उस एंगल को एंगुलर अपर्चर कहा जाता है, राइट। मिरर जो है, इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट है वो पोल कहलाता है। मिरर का जो मिडिल पॉइंट है वो पोल कहलाता है। इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, राइट। इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, है ना। अच्छा, अगली चीज देखो, नेक्स्ट चीज देखो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस प्रिंसिपल एक्सिस ए, पल की स्पेलिंग ध्यान से देख, पल एक्सिस, ठीक है, पल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, यही है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और चीजों पर आओ, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, है ना, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, जो कि इस स्फीयर का रेडियस है, तो बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं यहां पे आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि इस स्फीयर का, इस ग्लास स्फीयर का जो रेडियस है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बात कितने लोग को एकदम क्लियर है भैया? अगर क्लियर है जल्दी से आग लगा दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, तो फटाफट। इतनी बात सबको क्लियर होगी आई होप। छोटी छोटी डेफिनेशंस है, सारी बात बता रहा हूं, जीरो लेवल से हर एक बात बता रहा हूं, बस फटाफट बता दो कि हाँ सर समझ में आई बात। आग लगा दीजिए अगर बात समझ में आ गई है तो, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, अब देखो,
ये वही वाला मिरर है, हमारा कॉनकेव मिरर है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, आपके सामने बना हुआ है। ठीक, अगर कोई भी लाइट रे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं कोई भी लाइट रे लाता हूं, तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे जाती है, यहां से लाइट रे आएगा, ये लाइट रे को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, जिस पॉइंट पर लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर दे, पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं उसको? प्रिंसिपल फोकस। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। यानी कि इंसिडेंट लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिस पॉइंट पर जाती है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। राइट, और कॉनकेव कॉन्वेक्स में अगर हम लोग यही चीज देखेंगे, पैरेलल लाइट रे आएगी, ठीक, ये लाइट रे को ऐसे फैला देगा, डाइवर्ज करेगा। इसको अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे फोकस से डाइवर्ज्ड हुई। राइट, ये वाला जो फोकस है, कॉनकेव का जो फोकस है, वो बेटा रियल फोकस होता है कि लाइट रे सच में प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है। और यहां पे लाइट रे इधर जा रही है, हम जबरदस्ती पीछे खींच के ला रहे हैं, इसलिए ये फोकस कैसा है? इट इज वर्चुअल फोकस। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल है, जबकि कॉन्वेक्स का जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस। कॉनकेव मिरर की लाइट रे को एक पॉइंट पर मिला देता है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ये लाइट रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने का काम करता है, जबकि कॉन्वेक्स जो है वो लाइट रे को फैला देता है। का नेचर है डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। राइट, ये हो गई हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। और मैं आपको बताऊं, इस डायग्राम में अगर प्रिंसिपल एक्सिस को दिखाना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिडिल में होता है। एकदम मिडिल पॉइंट पर यहां पर प्रिंसिपल फोकस होता है। राइट, यानी कि अगर आप ध्यान से अच्छे से समझ रहे हैं, तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चीज क्लास 10th में आप लोगों ने कर रखी है। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के जस्ट, मतलब फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिडिल में होता है। ठीक, कोई पूछे फोकल लेंथ क्या है, कैन सिंपली राइट हियर, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। पोल और फोकस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ कहलाता है। तो जो छोटी छोटी डेफिनेशंस थी मैंने आपको बता दिया है। अब वही सारी चीजों को देखो, यहाँ पे मैंने सिस्टमेटिकली लिखा है आपके लिए। एक एक लाइन की सारी डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको समझाया। सेंटर ऑफ कर्वेचर बता चुका हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, ये सब बता चुका हूँ। लाइन की प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बेटा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th में इंपॉर्टेंट थी, अभी भी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, पैरेलल लाइट रे लाओगे, जिस पॉइंट पर लाइट रे आकर के वापस मिल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसी को कहते हैं फोकस। राइट, ये फोकस क्योंकि सच में लाइट रे मिल रही है, इसलिए ये रियल फोकस होता है। ठीक, और यहां पर क्या है, पैरेलल लाइट रेज लाओगे डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन पीछे बढ़ाओगे तो एक पॉइंट से ऐसा लगेगा कि ये सारी लाइट रेज इसी पॉइंट से डाइवर्ज हुई थी, इसलिए ये फोकस हमारा वर्चुअल फोकस होता है। ठीक, ये इन फ्रंट ऑफ मिरर है इसलिए रियल है, ये बिहाइंड मिरर है इसलिए वर्चुअल होता है। फोकल लेंथ क्या है मैं बता चुका हूं, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ कहलाता है। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और इस फोकस से पास होने वाला एक प्लेन है। ये जो प्लेन आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, ये प्लेन कुछ ऐसा है बेटा, ये वाला जो प्लेन है ये फोकल प्लेन कहलाता है। तो इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल। फोकस से पास होने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, दिस प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन। आई होप आप सभी को पूरी बात समझ में आ गई।
बता दो भाई। इतनी बात एकदम चकाचक क्लियर है ना? ये सब क्लास 10th वाली चीजें मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? 10th वाली चीजें ही मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगली चीज आइए आपको समझाते हैं, दैट इज साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट थिंग दैट यू सिलेबस ऑल्सो, दैट इज साइन। साइन कन्वेंशन क्या है भाई? देखो, अगर ये कोई मिरर है, सबको पता है ये हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, ठीक? और ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो पॉइंट है कहलाता है, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट मिडिल में कहीं ना कहीं पर फोकस होगा, राइट? है? अब देखो जरा, अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर कंसीडर कर लूं, राइट? कोई एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लूं। देखो, लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है और मिरर की तरफ जाती है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मिरर है, ठीक है? इंसिडेंट लाइट रे जो होता है, इंसिडेंट लाइट रे, फैक्ट हमें लिखना चाहिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन हम लोग कैसा मानेंगे? पॉजिटिव। अब यहां ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे बेटा ऐसे जा रही होगी, ऐसे जाएगी लाइट रे। ये वाला डायरेक्शन हम लोग कैसा मानेंगे? हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, राइट? इंसिडेंट लाइट रे का जो डायरेक्शन है, दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक? इसके अपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट जो डायरेक्शन है वो हमेशा निगेटिव माना जाएगा, है ना? यानी कि अगर मैं आपको यही चीज समराइज्ड वे में लिख दूं, वो ये है कि ऑब्जेक्ट से मिरर वाला डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव, ठीक? ऑब्जेक्ट से मिरर वाला डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव, और मिरर से ऑब्जेक्ट वाला डायरेक्शन हमेशा, ऑब्जेक्ट से मिरर वाला ये जो डायरेक्शन है हमेशा पॉजिटिव, और मिरर से ऑब्जेक्ट वाला जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट? अगली चीज देखिए, नेक्स्ट चीज, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब आप मेजर करते हो, यानी अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग हमेशा निगेटिव मानेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव, और अगर यहां कहीं पे इमेज बन जाती तो दैट इज हाइट ऑफ इमेज, दैट विल बी नेगेटिव, राइट? तो मैंने आपसे क्या बोला? ऑब्जेक्ट से मिरर ये डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका अपोजिट नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट? ये चार मैंने आपको बताया, राइट? और ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पांचवा पॉइंट, all distances measured from pole, all distances measured from pole, सारी डिस्टेंसेस कहां से बेटा मेजर होंगी? पोल से मेजर। यही 5 पॉइंट्स हैं साइन कन्वेंशन। कितने लोगों को बात समझ में? बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूमेरिकल के लिए साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया है तो फटाफट पूछो, फटाफट पूछो। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले आपको बताना है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में आपको बताना है,
पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो थम्स अप करेंगे, निगेटिव है तो थम्स डाउन करेंगे। चलो जल्दी से बताओ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो थम्स अप करेंगे, निगेटिव है तो थम्स डाउन करेंगे। बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो ये होगा, सारी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करना है तो हम पोल से इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो थम्स अप करिए, निगेटिव है तो थम्स डाउन करिए, ये आपको बता। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटा निगेटिव होगी कि हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, ये वाला डायरेक्शन निगेटिव होता है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर इमेज ऐसे बना हुआ है तो इमेज का डिस्टेंस भी मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव होगा। तो अरे 84% बच्चों ने गलत जवाब दिया है भाई, 84% बच्चों ने गलत जवाब दिया है। सिर्फ ये 15-16% बच्चे हैं इन्होंने सही जवाब दिया है। भाई साहब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा। डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करना होता है? पोल से मेजर करना है, नापना यहीं से है। ऑब्जेक्ट यहां पर है तो आपको लेफ्ट में आना पड़ेगा ना। जब लेफ्ट में आओगे तो उसको कैसा मानते हैं? निगेटिव, राइट, निगेटिव। इमेज का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इमेज का डिस्टेंस भी यहां पर कैसा है? निगेटिव है, क्योंकि वो भी लेफ्ट में है। फोकल लेंथ अगर मैं आपसे पूछूं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम तो फोकल लेंथ भी कैसा है? निगेटिव है, क्योंकि उसके लिए भी लेफ्ट में आना पड़ेगा। तो यार मैं आपसे बोलूं रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो निगेटिव, उसके लिए भी लेफ्ट में आना पड़ेगा, लेफ्ट में आना पड़ेगा, राइट। तो u भी निगेटिव, v भी निगेटिव, f भी निगेटिव और r भी। ये सारी की सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों कैसी हो जाएंगी? निगेटिव, अकॉर्डिंग टू दिस साइन, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अच्छा एक डायग्राम मैं आपको और दिखा रहा हूं। ये मान लो ऑब्जेक्ट था, यहां कहीं मान लो इमेज बनी, ये इमेज, राइट। जो ऑब्जेक्ट था ए, लेट अस सपोज ये इमेज फॉर्म हुई है ए डैश। अब आप लोग को बताना है पहले यू के बारे में, तो भैया यू नेगेटिव ही होगा, लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं। इमेज के बारे में आप देखो तो इमेज का डिस्टेंस कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड में है। इमेज का डिस्टेंस कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, क्योंकि वो राइट साइड। फोकल लेंथ अगर मैं आपसे पूछूं तो निगेटिव है, क्योंकि फोकस लेफ्ट में होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में मैं आपसे पूछूं निगेटिव होगा, क्योंकि वो भी लेफ्ट में होगा। बात समझ में आ रही है, राइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं आपसे यहां से पूछूं तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज अगर मैं आपसे पूछूं हाइट ऑफ इमेज इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस टाइप, वो भी ऊपर ही है। यहां पर अगर मैं आपसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछता, दिस सिचुएशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछता पॉजिटिव था, हाइट ऑफ इमेज अगर मैं आपसे पूछता निगेटिव था। चेक कर लो सभी लोग, सही है क्या? सही है क्या? सर हमेशा मिरर से स्टार्ट करते हैं क्या? आर्यन ने पूछा है। हाँ बेटा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और पोल हमेशा मिरर पे ही होगा, तो मिरर से ही आप मूव। सर बट ऑब्जेक्ट अबव पीए है ना, तब तो पॉजिटिव होना चाहिए। इसकी बात शायद कर रहे हो तुम, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, सही बात है। मैंने भी तो यही लिखा अभी, मैंने भी तो यही लिखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है।
ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो तो लेफ्ट में आने पे मिल रहा है ना, प्रिंसिपल सॉरी पोल से लेफ्ट में आने पे मिल रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसलिए वो कैसा होगा, निगेटिव, राइट। सरगुन कह रहे हैं सर मेजर्ड फ्रॉम पोल का मतलब बेटा हर डिस्टेंस पोल से नाप रहे हैं, फोकस का अगर डिस्टेंस नापना है तो पोल से फोकस की तरफ भागेंगे, लेफ्ट में भाग रहे हैं इसलिए निगेटिव है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस नापना है यानी कि रेडियस अगर नापना है तो भी हम पोल से लेफ्ट में भागेंगे, भी निगेटिव है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापना है तो भी हम लेफ्ट में भागेंगे, भी निगेटिव है। अबिश, फयाज भाई थैंक, कल रिपीट कर दीजिए। कपिश भाई कर सकते हो। सर हाउ टू लर्न इजली द साइन कन्वेंशन, भाई इजली ही बता रहे हैं, इजली ही बता रहे हैं। अब क्लास नाइन्थ का लेवल अगर मैं आपको बता दूं, क्लास नाइन्थ में ये बताया जाता है कई बार, मतलब आधा सच है लेकिन जस्ट बता देते हैं। नंबर लाइन में इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। ऐसा ही साइन कन्वेंशन में भी बता देते हैं, है ना, ऐसा ही साइन कन्वेंशन में भी भाई साहब बता देते हैं। ये हमारा मिरर रखा है, जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट में नापेंगे निगेटिव, जो भी राइट में नापेंगे पॉजिटिव, जो भी ऊपर नापेंगे पॉजिटिव, जो भी नीचे नापेंगे, बात खत्म, ऐसा बना देते हैं। कितने बच्चों को वॉइस का इशू आ रहा है, कुछ वॉइस का इशू है क्या, वॉइस का इशू है भाई, थम्स अप करो जरा तो, आवाज सही आ रही है ना, अगर वॉइस है भाई थम्स अप कर देना जरा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तो ये चीज बेटा क्लास टेंथ में बताया जाता है, लेवल बता देते हैं कुछ चीज, लेकिन ये अधूरा सच है, ठीक है। तो आपको यहां बताया गया ये पूरा सच है, क्लास ट्वेल्थ के लेवल पे हमें पूरा सच पता हो ज्यादा अच्छा है, धोखे में रहने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। सब लोग भाई बता देना अगर वॉइस का इशू होगा तो फिर चेक करते हैं, राइट। साइन कन्वेंशन के बेटा ये 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, पॉइंट्स को अलग कर दिया। हाइट अबव वाला जो है पॉजिटिव है, डाउनवर्ड्स वाला निगेटिव है, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, अपोजिट है तो निगेटिव है। सारी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। ऑल रे डायग्राम्स आर ड्रॉन विद द इंसिडेंट लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम, ये सारे, राइट। हाँ, अब एक पॉइंट और है, एक चीज आपको और सिखाते हैं, दैट इज नोन एज स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन का मतलब है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का एक डिफेक्ट है। 73 बच्चों को वॉइस का इशू आ रहा है, यार मेरे पास तो एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम चकाचक चल रहा है। बेटा एकदम बढ़िया चल रहा है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो लोग ऐसा करो, एक बार ऐप से बाहर जाओ, ठीक है, पूरा एक बार रिफ्रेश करो मोबाइल को, वापस ऐप में आओ और फिर स्टार्ट करो, ठीक है, लेक्चर को। तो स्फेरिकल एबरेशन की बात करने चल रहे हैं। स्फेरिकल एबरेशन क्या है बेटा, ये किसी भी स्फेरिकल मिरर का एक डिफेक्ट है। जैसे किसी भी स्फेरिकल मिरर में मैं आपको बात बताऊं क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं बेटा, इन रेज को पैराक्सियल रेज कहा जाता है।
ठीक है, इन रेज का नाम क्या है? पैराक्सियल रेज। रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू इट। प्रिंसिपल एक्सिस के पास में जो रेज होती हैं उनको पैराक्सियल रेज कहते हैं। ठीक है, पैराक्सियल रेज बेटा किसी एक पॉइंट पर चली जाएंगी, ऑब्वियस है। उस पॉइंट का नाम बोलो फोकस होता है, हम सबको पता है ये बात। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। लेकिन जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है बट प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, इन रेज का नाम होता है मार्जिनल रेज। इन रेज का नाम क्या होता है? मार्जिनल रेज। बेटा पैराक्सियल रेज तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, लेकिन जो मार्जिनल रेज है वो उस पॉइंट से थोड़ा पहले यहां कहीं पर कन्वर्ज होती है। यहां कहीं पर ये रेज जाकर के कन्वर्ज हो रही होती है यहां पर, जिसकी वजह से जो फोकस है वो ब्लर्ड हो जाता है। देखो, जो हमारी पैराक्सियल रेज थी तो एफ पॉइंट पर कन्वर्ज हुई, लेकिन जो मार्जिनल रेज है वो पॉइंट एफ डैश पर जाकर के कन्वर्ज हुई, जिसकी वजह से फोकस ब्लर्ड हो जाता है और उसकी वजह से इमेज हमारी ब्लर्ड हो जाती। इसी डिफेक्ट को कहा जाता है स्फेरिकल एबरेशन। क्या मैंने आपसे कहा? जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं उनको पैराक्सियल रेज बोलते हैं। पैराक्सियल रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, ठीक, उनका मामला सही है। लेकिन जो मार्जिनल रेज हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, पैरेलल है, मार्जिनल रेज जो होती है वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हो पाती हैं। ठीक है, वो फोकस के थोड़ा सा राइट में कहीं पर कन्वर्ज होती है, जिसकी वजह से फोकस ब्लर्ड हो जाता है। फोकस अगर ब्लर्ड हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इमेज भी वहां पर ब्लर्ड हो जाती है। इसी डिफेक्ट को स्फेरिकल एबरेशन कहा जाता है। अब बात आई सर अगर स्फेरिकल एबरेशन हो गया है तो इसको सर कैसे सही कर सकते? तो बेटा इसको सही करने का सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीका है बाय यूजिंग स्टॉपर्स। अगर हम लोग स्टॉपर्स का यूज कर लें, स्टॉपर्स क्या होते हैं? रबर के होते हैं, जो कि यहां कहीं पे आप चिपका दो भाई, जहां तक की रेज एक पॉइंट पर इस फोकस पे कन्वर्ज हो रही है अच्छी बात है, जहां की रेज कन्वर्ज ना हो पा रही हो वहां पर आप एक रबर का इस तरीके से स्टॉपर लगा दो। ये क्या करेगा? ये स्टॉपर इन आने वाली लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर ले। यहां लाइट रे आई तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं। जब रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो प्यारे बच्चों बवाल खत्म ना, बवाल खत्म। जब ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, ये भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो एफ डैश के पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सबसे पहला और बेहतर यूज है कि आप यहां पर स्टॉपर्स का यूज कर के, ठीक है। दूसरा, मिरर का अपर्चर स्मॉल कर दीजिए, यानी कि आप हमेशा स्मॉल अपर्चर का मिरर यूज, यानी कि मिरर ही अगर छोटा होगा तो फिर सारी रेज हमारी पैराक्सियल ही होंगी, मार्जिनल रेज जैसा कुछ भी वहां पर होएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा हम स्मॉल अपर्चर का मिरर यूज कर रहे होंगे, राइट। ये दूसरा इसका मेथड है सही करने का। और तीसरा है बेटा, आप वहां पे पैराबोलिक मिरर यूज या पैराबोलाइडल मिरर करा लीजिए। पैराबोलाइड का मतलब होता है ऐसा मिरर, ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, इस बार हम ऐसा मिरर बनाएंगे जिसका शेप थोड़ा पैराबोला जैसा होगा, लाइक दिस। मिरर इस बार कुछ इस तरीके के शेप का होगा। पिछली बार जो मिरर था बेटा वो मिरर कैसा था? स्फेरिकल शेप का था, राइट। इस बार जो मिरर है वो पैराबोलिक शेप का हो जाएगा। जब पैराबोलिक शेप का हो जाएगा, वहां पर जो पैरेलल लाइट रेज है ये भी उस पॉइंट पर मिलेंगी। लाइक दिस, इस पॉइंट पर बस नाम हम लोग दे रहे हैं, राइट। और जो यहां की रेज होंगी ये भी आपकी पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज। तो यहां पर ये जो फोकस है आपका एक ही पॉइंट पर रहेगा, फोकस आपका ब्लर्ड नहीं हो, राइट। क्लियर है? कितने लोगों को ये एबरेशन वाली बात एकदम चकाचक क्लियर है? एबरेशन वाली बात एकदम चकाचक क्लियर है।
पैरेलल लाइट रेज लाएंगे, मार्जिनल रेज यहाँ पे लोचा कर रही थी, तो हमने क्या किया, या तो स्टॉपर्स का यूज किया, या तो स्मॉल अपर्चर का मिरर यूज किया, या तो पैराबोलाइडल मिरर यूज किया। पैराबोलाइडल मिरर इस शेप का होता है जिसमें सारी लाइट रेज, चाहे वो मार्जिनल हो चाहे वो पैराक्सियल हो, वो सब की सब एक ही पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होती हैं, जिसकी वजह से कि हमारा जो फोकस है बेटा वो फोकस ब्लर्ड नहीं होता है। राइट। पैराबोलिक मिरर भी लिख सकते हो, पैराबोलॉइडल मिरर भी लिख, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक। अब देखो यही चीज को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है। सेम चीज को बेटा लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पहली बात तो होता क्या है वो लिखा हुआ है। ठीक। तरह की रेज होती, पैराक्सियल रेज, मार्जिनल रेज, उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। रेज की बात कर रहे हैं, कौन कहाँ जाती है, और ये उसके तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स बताया है। ये दोनों आपके डायग्राम्स। राइट। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। बोलो, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन जरा सभी लोग फटाफट बताइए, कमेंट करो। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच बता दो जरा, तो बताओ बेटा। आएंगे भाई हरिकेश। ब्लर्ड का मतलब होता है बेटा जब फोकस पता चला 2-3 जगह पे, 4 जगह पे बंद, यहाँ भी फोकस है, यहाँ भी फोकस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कुछ रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही, यहाँ पे हो रही, यहाँ पे हो रही, यहाँ पे हो रही, तो बस 3-4 जगह पर हो गया ना, बस ब्लर्ड हो गया, इमेज का ब्लर्ड हो जाए। वीरेंद्र वीरेंद्र कह रहे हैं सर कांट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, इतना बउआ छाप चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो भाई तुम्हारा फिर कुछ गलती नहीं, तुम्हारा ऊपर वाला माल ही खाली है। टॉपिक इज नॉट आया हमारा। हाँ भाई, क्या अंग्रेज है, कितने यशस्वी लोग हैं, आते कहाँ से। सर दिस टॉपिक इज नॉट पढ़ाया हमरा सर ने, सरनी के सरनी टॉपिक ना पढ़ाया, बात नहीं, पढ़ा रहे हैं। मार्जिनल रेज मतलब जो दूर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, बट थोड़ा वॉइस मेरी है वो ब्रेक डांस कर। हाँ गरिमा बेटा, मेरे मोबाइल में तो आवाज एकदम चकाचक आ रही है, तुम एकदम बेस्ट आ रहा है। अब देखो भाई, अब देखो, आवाज अब सही है। अब बेटा सही है ना। ठीक है।
रिलेशन एफ एंड आर, तो लेंथ और रेडियस ऑफ का आ जाओ आप। क्लास 10th के लिए अब हम लोग डिराइव करें, तक आपने इसको रटा है। अब हम लोग आखिर आया कहाँ से आर बाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर हमारा कौन बात पता है, यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ जस्ट मिडिल में यहाँ कहीं पर फोकस है। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? यार गुरु पढ़ाने नहीं दे रहे हो जो मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं है, पढ़ने का मन ना हो तो बताओ क्लियर कट है। कलाकारी कर रहे हो मास्टर के साथ, सारी कलाकारी तुम अभी करोगे। ये आवाज आ रही है काय को? अबे इतनी अच्छी तो आ रही है आवाज। और क्या, अब मैं लता मंगेशकर की आवाज चाहिए तुम्हें इसमें? है ये जैसी तो नहीं पाएगी भाई मेरी आवाज। तो पैरेलल लाइट रे आ रही है, ठीक है, पैरेलल लाइट रे आ रही है, और पैरेलल लाइट रे भैया फोकस पर चली जाती है। लाइट रे पैरेलल आती है, फोकस पे चली जाती है। सारा खेल ये है कि यहाँ पर बेटा सारा खेल है रिफ्लेक्शन का, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैं आपको यही अब डिटेल में समझाने जा रहा हूं कि आखिर रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का यहाँ पे तरीका ये है, रिफ्लेक्शन का तरीका ये है कि भैया ये इंसिडेंट लाइट रे है, अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल हमें पता हो तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बेटा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से आप मिला दो, यही नॉर्मल है, यही है बेटा नॉर्मल। दिस लाइन इज नॉर्मल। सेंटर को पॉइंट से मिलाने वाली लाइन ही नॉर्मल होती है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। राइट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात बेटा मुझे लग रहा है अब समझ में आ गई होगी। ये एंगल आई है, ये तुम्हारा एंगल आर है। लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम एम है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैं नाम लिख रहा हूं। दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट भी है, ये एम पॉइंट है। और देखो यहां पर एंगल आई एंगल आर के बराबर है, और बेटा अगर ये वाला एंगल आई है, ये भी आई होगा। दिस इज ऑल्टरनेट एंगल, है ना। अगर ये एंगल आई है तो ये भी हमारा एंगल आई हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक, और ये एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, इसलिए ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर आपस में बराबर हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स आपस में बराबर हों तो उन एंगल्स के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो साइड भी बराबर हो जाएगी। यानी कि अपने को ये बात समझ में आ गई कि अगर एंगल आई एंगल आर के बराबर है, एंगल आई एंगल आर के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई के अपोजिट वाली साइड क्या है, एफ एम, और आर के अपोजिट वाली क्या है, सी एफ। इसका मतलब हो गया कि जो एफ एम है और जो सी एफ है, ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। भाई ये जो एफ एम है और ये जो सी एफ है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गया। राइट, आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि इनके अपोजिट के जो एंगल्स हैं वो सेम है।
एंगल आई एंगल आर के बराबर है, तो आई के अपोजिट हो गया एफएम और आर के अपोजिट हो गया सीएफ। एफएम और सीएफ दोनों आपस में बेटा कैसा हो गया, सेम हो गया, राइट। एफएम और सीएफ आपस में इक्वल हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग अगर कोई भी मिरर जब हम यूज करते हैं तो उस मिरर का जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, मतलब हमारे दिमाग में है कि भैया स्फेरिकल एबरेशन यहां पर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्फेरिकल एबरेशन की वजह से हम लोगों ने क्या किया है, हमारा अजम्पशन क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं। हमारा अजम्पशन है कि हम लोगों ने स्मॉल अपर्चर का मिरर यूज कर रखा है। अजम्पशन कि ये मिरर देखो स्फेरिकल मिरर है, पैराबोलिक मिरर तो है नहीं, ठीक। और स्टॉपर्स भी यहां नहीं लगे हुए हैं। इसका मतलब हमारा अजम्पशन यहां पर क्या होना चाहिए कि मिरर इज स्मॉल अपर्चर मिरर, इट इज अ वेरी स्मॉल अपर्चर मिरर। इस मिरर का जो अपर्चर है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही छोटा है, यानी ये वाला जो लेंथ है ये बहुत ही छोटा है। अगर ये लेंथ बहुत छोटा है तो एम पॉइंट और पी पॉइंट बहुत क्लोज होंगे, है ना। एम एंड पी आर वेरी वेरी, की पॉइंट्स बेटा बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं, क्योंकि मिरर ही छोटा सा है, जब मिरर छोटा सा है तो दोनों पॉइंट्स भी बहुत पास पास हैं। अगर दोनों बहुत पास पास हैं बेटा ये जो एफ पी है और ये जो एफ एम है लगभग लगभग बराबर हो जाएगा। एफ एम जो है दैट इज नियरली इक्वल टू एफ पी। एफ एम जो है वो नियरली इक्वल टू एफ पी हो जाएगा, क्योंकि एम और पी बहुत ही ज्यादा पास पास हैं। और अगर एफ एम एफ पी के बराबर हो गया, है ना, हम लोग भी यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 सी एफ, एफ एम की जगह मैं उसकी वैल्यू रख रहा हूं सी एफ इज नियरली इक्वल टू एफ पी। अगर CF और FP आपस में बराबर हो गया, ये CF और ये FP अगर आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब ये जो F है वो मिड पॉइंट हो गया। इट मींस F इज मिड पॉइंट ऑफ CP। F जो है वो मिड पॉइंट हो गया, और अगर वो मिड पॉइंट हो गया बस यहीं से प्रूफ हो जाता है कि F जो है वो R/2 के बराबर है, राइट। क्योंकि ये हमारा हो जाएगा R और ये हमारा हो जाएगा F। अगर ये F मिडिल पॉइंट हो गया तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा। क्या अभी ये बात एकदम क्लियर है? ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं यार, जरा एक बार हार्ट स्पैम करके बता दो कि हाँ सर बात समझ में आ गई है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड आर, वैल्यू आ गई है स्मॉल एफ बराबर R/2, है ना। बहुत आसान है बेटा, सिंपल सा है। और ड्राइंग इमेजेस, इमेज बनाने के लिए कुछ नियम हमारे पास है। आइए देख लेते हैं कौन से नियम है भैया। अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है, सबसे पहला नियम ये है कि जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, ठीक। दूसरा है ये पोल है, ये फोकस है, यहां कहीं पर होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है वो उसी डायरेक्शन में जस्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक। और तीसरा है, तीसरा है वो भी लाइट रे फोकस पर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो ये फोकस है, ये हमारा पोल है। वो भी लाइट रे फोकस पर आती है, वो मिरर में जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, ठीक। तो सबसे पहला नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइट रे आएगी तो फोकस पे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो उस डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, फोकस पे लाइट रे अगर आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, राइट। एकदम सिंपल सी बात है।
और अगर कोई लाइट रे मान लो पोल पे आ रही हो, मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, लाइट रे मान लीजिए पोल पे आई है, तो सिंपल है, पे आई है तो एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर आएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बात खत्म। राइट है, क्लियर है सर? इक्वेशन आई एम टू एफ पी का है, या टू एफ पी मतलब समझा नहीं मैं बात को। हाँ हाँ ठीक है, ईपी को ट्वाइस ऑफ एफपी ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट है, बिल्कुल बात है। बस फोकल लेंथ को हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो या रेडियस ऑफ कर्वेचर को डबल ऑफ फोकल लेंथ बोलो, एक ही बात है बेटा। ठीक, ये हो गए हमारे कॉनकेव मिरर के लिए 4 रूल्स हैं, इमेज फॉर्म करने के लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं। इन 4 में से किसी 2 का यूज हम लोग कर रहे होंगे, इन 4 में से किसी 2 का यूज बेटा हम लोग कर रहे होंगे। क्लियर है? चलो ये देखो, अब हमारे पास तो क्लास 10th में हम सभी ने पढ़ रखा था कॉनकेव मिरर से बनने वाले 6 रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर से बनने वाले 6 रे डायग्राम्स हमारे पास ये हमारे सामने रखे हुए हैं। 6 डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं हमारे पास। सबसे पहला केस क्या होता है? सबसे पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड, सबसे पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, देखो यहां कहीं पर है, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये तो सीधे सीधे फोकस से जाएगी। एक लाइट रे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आ रहा हूं, सीधे सीधे वापस हो जाएगी। लेफ्ट साइड में दोनों लाइट रेज कभी मिलेंगी नहीं क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर है, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां कहीं पर एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो जाएगी। इस इमेज की प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको बताऊं तो ये इमेज सबसे पहले वर्चुअल इमेज है, ठीक, एनलार्ज्ड इमेज है यानी पहले से बड़ी इमेज है, आपको दिख रहा है, और इरेक्ट इमेज है। ठीक है, वर्चुअल है क्योंकि बिहाइंड मिरर है, एनलार्ज्ड है मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है, और इरेक्ट है मतलब सीधी इमेज है। अगर ये ए पॉइंट है, ठीक है, एरो ए पर था तो ए डैश पर भी एरो है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो सर अगर ऊपर है तो इमेज का सर भी ऊपर ही होगा। सीधी इमेज है जिसको हम बोल सकते हैं इरेक्ट इमेज है। ये 3 बेटा इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, राइट? दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस हमारा यहां पर है। सेकंड केस हमारा ये है, दैट इज ऑब्जेक्ट एट फोकस। पहले केस में ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में था, अभी जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो फोकस पर है। फिर से वही बात, पैरेलल लाइट रे लाए, फोकस से ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाए, सीधे वापस चला गया। अब जो दोनों लाइट रेज हैं वो इन्फिनिटी पे कहीं जाकर के मिलेंगी क्योंकि ये दोनों लाइट रेज पैरेलल टू ईच, राइट, पैरेलल टू ईच अदर हो गई, तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। ठीक है, और वो इमेज हाईली एनलार्ज्ड होगी कि अब तो वो जाकर इनफाइनाइट पर मिलने वाला है, राइट? इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज होगी, और ये इमेज बेटा इनवर्टेड होगी। और ये इमेज कैसी होगी? इनवर्टेड इमेज होगी, इनवर्टेड, राइट? यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज जो इस तरह की इमेज होगी, ऑब्जेक्ट का सर अगर ऊपर था तो इमेज का सर नीचे है, ऐसे इस तरह की इमेज फॉर्म हो रही है। दिस इज इनवर्टेड इमेज। थर्ड केस हमारा है ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, ऑब्जेक्ट जो हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के, यहां पर देखिए फिर से इमेज जो है रियल हो रही है क्योंकि मिरर के सामने है। ठीक है, एनलार्ज्ड है, इस मैग्नीफाइड भी हम कह सकते हैं या फिर एनलार्ज्ड कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है, एनलार्ज्ड है, और बेटा इन्वर्टेड इमेज है, टी इमेज है, इन्वर्टेड, राइट? नेक्स्ट केस ये हमारे पास है, इस केस को मैं लिख रहा हूं, ये है जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, यानी नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज के बारे में देखो, इमेज हमारा रियल है,
इन्वर्टेड है और सेम साइज का इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज का इमेज है, राइट। यहां पर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। या आप ये भी लिख सकते थे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। ये जो इमेज बनी है, ये इमेज बेटा रियल है, ठीक, इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है, और डिमिनिज्ड है, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, डिमिनिज्ड इमेज, ठीक। यहां पर अगर मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट हमारा एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है। और ऐसे में जो इमेज बनी है, देखो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तभी लाइट रे वहां से यहां तक आ रही है, राइट। और उसके कंपैरिजन में जो इमेज बनी है, ये हमारी इमेज पहली बात रियल है, दूसरी बात इन्वर्टेड है, तीसरी बात दिस इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा इमेज, इट इज हाईली डिमिनिश्ड। ये 6 केसेस हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 केस आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है। सारे ये रे डायग्राम्स क्लास 10th में आपको कई बार बनवाए गए हैं, ठीक है। मैंने भी सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ बता दिया है। आप लोग का होमवर्क है कि आप इन 6 रे डायग्राम्स को अपनी कॉपी पर एक बार फिर से बनाएंगे, बहुत साफ सुथरा ये 6 रे डायग्राम्स अपनी कॉपी पर आप बनाएंगे। और ये एक टेबल मैंने बना दिया है ताकि आपको एक चीज का रियलाइजेशन हो जाए। वो रियलाइजेशन मैं इस चीज का कराना चाहता हूं कि 6 में से 5 केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, केवल एक केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है, राइट। और वो केस क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट विद इन फोकस होता है, यानी फोकस और पोल के बीच में होता है, तब वर्चुअल इरेक्ट होगा, अदरवाइज रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा। एक चीज और आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही होगी, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगी। यानी कि ये बाई वन गेट वन टाइप के होते हैं कि एक होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, वर्चुअल है तो आपका वर्चुअल अगर है तो इरेक्ट भी आपका होगा ही होगा। ये इस तरीके से अपने दिमाग में सेट रखिए। अगला है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में केवल और केवल 2 केसेस होते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ मिरर कह लो, या ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल कह लीजिए। इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, कहीं भी हो, ठीक है, यहां कहीं भी ऑब्जेक्ट हो कि बेटा जब कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, तो सेंटर भी राइट में है, फोकस भी राइट में है, सारे पॉइंट्स तो राइट में ही हो गए, ठीक। तो अब यहां पर वो 6 केस नहीं बन सकते, ठीक है, 6 केस कॉनकेव में ही बन सकता है क्योंकि वो लेफ्ट में है। ऑब्जेक्ट हमें मिरर के सामने ही रखना है, ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे तो ले नहीं जाएंगे कि हम फोकस और सेंटर के बीच में यहां रख रहे हैं, संभव नहीं है, क्योंकि मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट को हमें रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस हैं, राइट। बेटा ये देखो, ऑब्जेक्ट है, पैरेलल लाइट रे आई, डाइवर्ज हो गई, पीछे बढ़ाया, फोकस पे गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ देखो लाइट रे ला रहे थे, यहीं से वापस हो गई, ठीक। यहां कहीं पर एक इमेज बनी है। ये जो इमेज है, सबसे पहली बात, क्योंकि ये मिरर के पीछे बनी है, इसलिए ये इमेज बेटा कैसी है, वर्चुअल है। दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी इमेज है, सबको साफ साफ दिख ही रहा होगा, डिमिनिश्ड इमेज है। और अगर वर्चुअल होती है तो इमेज इरेक्ट होती, राइट। यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन, ऑब्जेक्ट एट इन, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है भैया, इनफिनिटी पर है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट हमारा है, राइट। बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल लाइट रेज आ रही है। जब भी कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है बेटा, तो आने वाली लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर होती है। ऑब्जेक्ट कभी भी अगर इन्फिनिटी पर होगा तो आने वाली लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर होंगी। इस तरह की पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, और ऐसी जो लाइट रेज हैं वो फोकल प्लेन पर जाकर के कन्वर्ज होती, राइट। ये तुम्हारी कैसी इमेज है, इट इज अगेन वर्चुअल इमेज, हाईली, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, और इरेक्ट है।
वर्चुअल है, बहुत छोटी है, इरेक्ट है, ठीक है, फोकल प्लेन पर है, एट फोकल प्लेन। फोकल प्लेन याद आ रहा होगा आपको, मैंने बताया था फोकल प्लेन क्या होता है। फोकस से पास होने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है, इसी प्लेन को हम फोकल प्लेन कह रहे हैं, लाइक दिस। इस तरह का प्लेन होगा फोकल प्लेन। है रे डायग्राम्स बेटा कॉनकेव मिरर के, दो रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स मिरर का। क्लास 10th में भी आपसे कई बार बनवाया गया है, फिलहाल क्लास 12th में हम एक बार आपको बनाना ही बनाना है। अगली क्लास से पहले एक A4 पेपर लो और उस A4 पेपर के 8 इक्वल पार्ट्स करो। एक A4 पेपर लो, उसके 8 बराबर बराबर पार्ट्स करो, ठीक है, और 6 उसके और 2 इसके रे डायग्राम्स एक ही पेज पर बना डालो। ठीक, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इन डायग्राम्स के आए आप न्यूमेरिकल्स में फिर बहुत ज्यादा गलतियां करने वाले हैं, राइट। आप सभी को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। इतनी बात सभी को 100% क्लियर है क्या? 10 मिनट बेटा और पढ़ा दें आपको, ये मिरर फॉर्मूला बस डिराइव करवा दें तो आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए, राइट है। मिरर फॉर्मूला बस और डिराइव करवा दें बेटा, करवा दें जल्दी से मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है ये हम सबको पता है, रे डायग्राम आपके सामने सिंपल सा एक बना हुआ है। 1 अपॉन फोकल लेंथ जो है वो 1/v प्लस 1/u के बराबर है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला तीन चीज कनेक्ट करता है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहीं पर एक टर्म आता है मैग्निफिकेशन, सिंपली डिफाइंड एज -v/, मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी हमारी -v/u के बराबर आ जाती है। मैग्निफिकेशन बोलते -v/u। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, है ना, ठीक है। ठीक है भाई, बस 10 मिनट का टाइम और लेंगे और इसको भी मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं। अभी तक आप सभी ने इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज किया था, आज मैं आपको इसका डेरिवेशन सिखा रहा हूं कि आखिर ये फॉर्मूला हमारा आया कहां से, राइट। आइए इसका मैं एक बढ़िया सा डायग्राम बनाने की करता हूं, फिर मैं इसको आपको डिराइव करके। ये बेटा कॉन्केव मिरर है, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पोल कहलाता है। यहाँ कहीं, यहाँ कहीं जाएगा और ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर रख दिया। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ। एक लाइट रे हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाए हैं, पैरेलल आने वाली लाइट रे जो है वो सिंपल आती है, हम सबको पता है। ये वाली लाइट रे हमारी पास हो गई। लाइट रे बेटा मैं सीधे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर आ रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो आने वाली लाइट रे होती है आप सबको पता है वो सीधे सीधे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। वैसे तो इस इमेज को फॉर्म करने के लिए हम सबको देखो पता चल चुका है कि इमेज यहाँ पे बनने, हम सबको पता चल चुका है ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये हमारी इमेज बन गई है A'(B)। मेरे प्यारे बच्चों, इमेज को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितनी रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए? दो, केवल दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए होती हैं इमेज को बनाने के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में क्योंकि डिराइव करना है फॉर्मूला, इसलिए मैं एक रे और कंसीडर कर, अदरवाइज जरूरत नहीं है हमको। इमेज हमें पता चल चुकी है ये रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड इमेज है, हम सबको ये बात पता है, राइट। लेकिन एक में रे डायग्राम मतलब एक रे में यहां पर और ले रहा हूं। पहला रे ये था, दूसरा रे सेंटर पे गया है, वापस आ गया है, ठीक, इमेज गई हमारी। तीसरी में और ले रहा हूं जस्ट फॉर द डेरिवेशन पर्पस, और कोई उसका एम नहीं है, राइट। कतई कंफ्यूज नहीं होना है। ये लाइट रे देखो आ रही है पोल पर, पोल पे आने वाली लाइट रे का लिए सीधा फंडा क्या है? एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। ये लाइट रे आई थी पोल पर और ये जस्ट हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो, क्या मेरे प्यारे बच्चों? आई होप रे डायग्राम क्लियर होगा।
ये आपका सेंटर ऑफ, ये आपका बस है, ये इमेज बन गई है ए डैश। अब आइए देखते हैं, डिराइव करने की कोशिश करते हैं मिरर फॉर्म। इन ए ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल ए डैश डैश, मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ए बी सी वाले ट्रायंगल में और ए डैश बी डैश सी वाले ट्रायंगल में बहुत ध्यान से चेक करो। एंगल बी 90 है और एंगल बी डैश भी 90। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, यानी कि एंगल बी डैश ए डैश, बी डैश सी ए डैश, ये वाला, ये भी आपस में इक्वल है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो दो एंगल्स बराबर हो जाए, ये 90 ये 90, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं। ट्रायंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश। दोनों ट्रायंगल्स बेटा कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि उनके दो दो एंगल्स कैसे हो गए, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। कौन से, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ठीक, अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी सेम हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं ए बी यानी इसकी हाइट अपॉन इस वाले ट्रायंगल का बेस। फैक्ट ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको ऐसा लिखूं, इसकी हाइट डिवाइडेड बाई इसकी हाइट ए डैश बी डैश बराबर इसका बेस अपॉन इसका बेस इज बी डैश सी। ध्यान से देख लो भाई सब लोग, ठीक है, ध्यान से देख लो, इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट बराबर इसका बेस अपॉन इसका, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी अपॉन बी डैश सी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस BC है मेरे प्यारे बच्चों, BC है, तो मैं BP माइनस CP लिख सकता हूं, P माइनस CP लिख सकता हूं। ध्यान से देख लो, ये जो डिस्टेंस BC है इसको मैं BP माइनस CP लिख सकता हूं, घटाएंगे तो BC आ जाएगा। और ये जो B डैश C है इसको मैं CP माइनस B डैश P लिख सकता हूं, राइट। BP क्या है, व्हाट इज BP, ब्लड प्रेशर। BP भैया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इज U, राइट। वैल्यू रख रहा हूं कि वो लेफ्ट में है बेटा, इसलिए कैसा रखूंगा, नेगेटिव माइनस U। क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज अगेन इन लेफ्ट साइड, सो दैट इज ऑल्सो माइनस R डिवाइडेड बाई CP। फिर से वही बात आई, माइनस R माइनस B डैश P। ये जो B डैश P है, क्योंकि ये इमेज है तो B डैश P हमारा बोलो इमेज का डिस्टेंस हो गया, इज V। ये भी बेटा लेफ्ट साइड में है, ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस। तो हमें क्या मिल गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर। यहां तक की बात समझ आई है तो जल्दी से आग लगा दो, यहां तक की बात क्लियर है तो फटाफट आग लगा दो सेक्शन में। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, अगेन एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश 90 डिग्री। ये एंगल 90 है, ये भी एंगल हमारा 90 है। दूसरी बात, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, एंगल आई, दिस वाज एंगल आर, राइट।
तो एंगल आई जो है हमारा वो एंगल आर के भी बराबर है। इन ट्रायंगल ए बी टू ट्रायंगल ए डैश डैश, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे फिर से भैया सिमिलर प्रूफ गए हैं। दोनों ट्रायंगल्स मेरे प्यारे बच्चों फिर से सिमिलर प्रूफ हो गए हैं। तो अगेन इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इसकी हाइट डिवाइडेड बाई दूसरे वाले की हाइट ए डैश बी डैश, हाइट की हाइट अपॉन इसका बेस यानी बीपी अपॉन इसका बेस यानी बी डैश पी, आपस में आप सभी लोग देख सकते हैं बीपी पी पी के बराबर है बेटा, और बी डैश पी किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। यहां से आपको मिल गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू अपॉन, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, राइट यहां पर भी लेफ्ट साइड पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी, दिस इज इक्वल टू यू अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस यू बी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस, ये यूवी वाला टर्म उधर भेज दो बेटा, 2 बन जाएगा, और ये यू आर वाला टर्म इधर ले आओ, ये बनेगा वी आर प्लस आर। तो आप देख सकते हैं v प्लस यू, आर कॉमन कर दिया मैंने, और इस v को मैं नीचे ला रहा हूं, एंड दिस विल बिकम 2 बाई आर को मैंने उधर भेज दिया। ठीक, इंडिविजुअली आइए डिवाइड करते हैं, तो बनेगा 1 अपॉन यू, ये बनेगा 1 अपॉन वी, 1 अपॉन आर बाई 2 को मेरे प्यारे बच्चों फोकल लेंथ कहा जाता है। तो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कितने लोगों को ये डेरिवेशन एकदम क्लियर है? कितने लोगों को ये वाला डेरिवेशन एकदम चकाचक क्लियर है? राइट, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/, यही है मिरर फार्मूला, यही है मिरर फार्मूला। राइट, दिस इज मिरर फार्मूला। अब इसी में एक छोटा सा टर्म और आया था पीछे जिसका नाम था मैग्निफिकेशन हम लोग को ये बताता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में आखिर क्या रेशियो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में आखिर इमेज कितना बड़ा है या कितना छोटा है, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज है मेरे प्यारे बच्चों ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, यही कहलाता है मैग्निफिकेशन। राइट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, आपको खुद दिखेगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू अपॉन इक्वेशन नंबर 2। ये जो ए डैश बी डैश है मेरे प्यारे बच्चों, ये डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ है, तो बोलो इसको हमें निगेटिव लेना चाहिए, इसको हमें निगेटिव लेना चाहिए, यानी कि कंसीडरिंग साइन, कंसीडरिंग साइन कन्वेंशन। अगर मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखूं, बोलो ए बी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर था, लेकिन ए डैश बी डैश नीचे है इसलिए निगेटिव है, निगेटिव था और वी भी हमारा निगेटिव है, का मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए लेकिन ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, दिस इज माइनस बाई, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फार्मूला आ गया है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसी को -v/u ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। राइट, ये मैंने आपको पूरा का पूरा मिरर फॉर्मूला डिराइव करके, दिस इज
इज मिरर फार्मूला। तो अपनी कॉपी पे बेटा नोट कर लेना। ठीक है, अब आज चलो न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल वर्क के लिए आपको दे रहे हैं, आप सभी ट्राई करिए। होम ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क में दे देगा, और होमवर्क में ऑलरेडी एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन, यानी कि ऑल टोटल मैंने आज की क्लास में आपको 4 न्यूमेरिकल्स, आज की क्लास में मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क में दिए। राइट, आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। आज की क्लास में तो मैंने कुछ खास पूछा ही नहीं है बोर्ड में, लेकिन सब देख लेते हैं। यस नो वाले एक ही दो क्वेश्चन आज कर पाए हम लोग, सब नहीं है। तो ये था हमारा आज का सेशन। कल बेटा, कल यानी कि नेक्स्ट मंडे को हम लोग अभी इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये टॉपिक है इसका न्यूमेरिकल करेंगे। और इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ बढ़ेंगे। आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको पढ़ाया है। रिफ्लेक्शन बहुत ही थोड़ा सा आपके सिलेबस में है, ज़्यादा नहीं है, जितना है वो सब मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। अगली क्लास में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे और क्वेश्चन कराएंगे, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत डिटेल में हम लोग को उम्मीद करता हूं आप सभी को एक एक चीज समझ में आई होगी। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको रे डायग्राम्स आज होमवर्क में दिया है कि 6 कॉनकेव वेक्स के, तो बेटा जरूर सब लोग कर लीजिएगा। ठीक है, वो आप ही की भलाई के लिए है। ठीक है, उसी के थ्रू आपको न्यूमेरिकल्स में और फील आएगा। अभी अगली क्लास में थोड़ा सा और डेप्थ में हम लोग कुछ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यार आज की क्लास को ओवर करते हैं। शायरी वायरी यार अभी मत, थोड़ा सा शायरी अभी, शायरी वाला माहौल और दिमाग नहीं है, आगे करेंगे थोड़ा सा और, अब कर लेने दो मुझे, शायरी वायरी भी करेंगे। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड